हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, और इससे पहले हमने चैप्टर 5 के 6 पार्ट्स कवर किए हैं। और आज हमारा होने वाला है पार्ट 7, जो कि लास्ट पार्ट है आज इस चैप्टर का। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है फार्मास्यूटिकल एड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स होते क्या है। फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड इन द प्रिपरेशन, स्टेबलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स, बट दे डू नॉट पोजेस एनी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देमसेल्व्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिपरेशन में और स्टेबलाइजेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है मेडिसिन की। मतलब बेसिकली फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिन की प्रिपरेशन, उन्हें स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबलाइजेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं, बट दे डू नॉट पोजेस एनी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देमसेल्व्स। लेकिन उनमें खुद में कोई भी थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज नहीं होती है, कोई भी थेरेप्यूटिक एक्शन शो नहीं करते हैं। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन और स्टेबलाइजेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं, लेकिन उनकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है। दे एक्ट एज बाइंडर्स, इमल्सिफायर, सस्पेंडिंग एजेंट्स, जेलिंग एजेंट्स, ऑइंटमेंट बेसेस, ल्यूब्रिकेंट्स और कोटिंग एजेंट्स। बेसिकली वे सब्सटेंसेस वैसे वर्क करते हैं जैसे बाइंडर की तरह, इमल्सिफायर्स की तरह, सस्पेंडिंग एजेंट्स, जेलिंग एजेंट्स, ऑइंटमेंट बेसेस हो गए, ल्यूब्रिकेंट्स और कोटिंग एजेंट्स के फॉर्म में वर्क करते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग दवाओं के निर्माण, स्थिरीकरण और उपयोग को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल एड्स वही पदार्थ या वही सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिन के फॉर्मुलेशन में जैसे कैसे बनती है उनके फॉर्मुलेशन में यूज में लिए जाते हैं, स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरीकरण में यूज में लिए जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं, यानी उनको उपयोग आसान बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। लेकिन इनका स्वयं कोई चिकित्सकीय प्रभाव नहीं होता, लेकिन इनकी कोई भी थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, चिकित्सकीय उपयोग इनका खुद का नहीं होता है। ये बाइंडर, इमल्सिफायर, सस्पेंडिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, मलहम, आधार आदि के रूप में कार्य करते हैं। और ये बेसिकली बाइंडर्स के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था, बाइंडर, इमल्सिफायर, सस्पेंडिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट और जो ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं, मलहम के आधार होते हैं, उनके रूप में वर्क करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है केओलिन, जिसके अंदर इट इज ए नेचुरल फार्मास्यूटिकल एड यूज्ड मेनली एज एन एड्सॉर्बेंट एंड डाइल्यूएंट। ये भी एक नेचुरली फार्मास्यूटिकल एड है जो कि एब्जॉर्बेंट और डाइल्यूएंट के फॉर्म में मेनली वर्क करता है। केवलिन एक प्राकृतिक फार्मास्यूटिकल एड है जो मुख्यतः अवशोषक यानी एब्जॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट हो गया और डाइल्यूएंट के रूप में वर्क में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होती है, मिनरल ओरिजिन होता है इसका ये, उससे हमें केओलिन ऑब्टेन होता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो केओलानाइट विथ ट्रेस सिलिकेट्स, तो इसके अंदर केओलानाइट पाया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, जिसके अंदर कुछ सिलिकेट की मात्रा भी पाई जाती है। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो एड्सॉर्ब्स टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड गैसेस, ये टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया और गैसेस को एड्सॉर्ब करता है। रिड्यूसेस इरिटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो जीआईटी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उनके अंदर जो इरिटेशन होती है उसे कम करता है। हेल्प्स इन सिंपैथोमेटिक रिलीफ ऑफ डायरिया, और जो डायरिया होता है उसके रिलीफ में भी, उसमें भी रिलीफ हमें प्रोवाइड करवाता है ये। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, यूज्ड इन एंटी डायरियल पाउडर्स, जो डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो पाउडर्स बनाए जाते हैं उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। सस्पेंशंस के अंदर इसे यूज में लिया जाता है, और टेबलेट्स के अंदर भी इसे काफी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है लेनोलिन, जिसके अंदर इट इज अ वैक्सी फार्मास्यूटिकल एड यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट बेस एंड इमोलिएंट। ये एक वैक्सी फार्मास्यूटिकल एड होता है, मतलब वैक्स के फॉर्म में होता है ये, और इसको यूज में लिया जाता है ऑइंटमेंट बेस्ड, यानी जो मलहम का आधार होता है उसके फॉर्म में यूज में लिया जाता है, और इमोलिएंट के फॉर्म में से यूज में लिया जाता है। लेनोलिन एक मोमी फार्मास्यूटिकल एड है जो मलहम, आधार और त्वचा को मुलायम बनाने में उपयोग होती है। मतलब जैसे बेसिकली मैंने अभी बताया कि बेसिकली लेनोलिन एक ऐसा फार्मास्यूटिकल एड है जो मलहम के आधार में, और इमोलियंट मतलब जो स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए जो चीजें यूज मिल जाती है उसमें यूज में लिया जाता है इसे। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सिबेसियस सिक्रेशन फ्रॉम सिप वुल, जो सिप वुल होती है, मतलब जो सिप की ऊन होती है, उसके सिबेसियस सिक्रेशन से हमें ऑब्टेन होता है। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं वो केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं इसमें, और साथ ही कोलेस्ट्रॉल और कुछ एल्कोहल्स भी इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाई जाती है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो सॉफ्टन्स एंड मॉइस्चराइज स्किन, ये स्किन को सॉफ्ट करता है और मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाता है स्किन को, ताकि वो रूखी सूखी और बेजान सी ना दिखे, फटी फटी ना दिखे। प्रोटेक्ट्स डैमेज और ड्राई स्किन, जो डैमेज हो जाती है स्किन और जो ड्राई स्किन होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एनहेंसेस पेनिट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग्स थ्रू स्किन, और जो एक्टिव ड्रग्स होती है स्किन के थ्रू उनके पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करता है, इनहेंस करता है।
फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, डर्मेटोलॉजिकल और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। ये ऑइंटमेंट्स में यूज में लिया जाता है, क्रीम्स में और कुछ डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस होती है उनमें यूज में लिया जाता है, और साथ ही कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद आता है बीज वैक्स, जिसके अंदर इट इज ए नेचुरल वैक्स यूज्ड एज ए स्टिफिंग एंड थिकनिंग एजेंट। ये एक नेचुरल वैक्स के फॉर्म में होता है और इसे यूज किया जाता है स्टेपनिंग और थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में, यानी जो विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। बीज वैक्स एक प्राकृतिक मोम है जो गाढ़ापन और स्थिरता देने के लिए उपयोग होता है। तो बेसिकली बीज वैक्स एक नेचुरल वैक्स के फॉर्म में होता है जो थिकनिंग प्रोवाइड करवाता है, यानी गाढ़ापन बढ़ाता है, विस्कोसिटी बढ़ा देता है, सॉरी विस्कोसिटी कम करता है, और स्थिरता देने के लिए उपयोग में जाता है, यानी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टिफनिंग के लिए। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सिक्रेशन ऑफ हनी बी, जो हनी बी होती है उसके सिक्रेशन से हमें मिलता है, जिसे एपिस मेलिफेरा भी बोलते हैं। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो फैटी एसिड ईस्टर्स और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑन स्किन, जो स्किन होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि स्किन को कोई भी डैमेज ना हो। प्रिवेंट्स मॉइस्चर लॉस, और लेयर बनाने से स्किन का मॉइस्चर लॉस नहीं होता है, यानी वो ड्राई नहीं होती है। इम्प्रूव्स कंसिस्टेंसी ऑफ ऑइंटमेंट्स, और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी जो ऑइंटमेंट्स होते हैं अगर उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कहीं पे थक्के जम जाएंगे और रेगुलर फॉर्म में हम यूज नहीं कर पाएंगे ऑइंटमेंट्स को, क्योंकि उन्हें अब जब भी डिस्पेंस करेंगे ट्यूब के बाहर तो या तो वो बहुत पतली हो जाएगी या फिर बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमें उसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करते हैं ऑइंटमेंट्स की वो। इसके बाद में आते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, जिसके अंदर यूज इन ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स में से यूज में लिया जाता है, क्रीम्स में से यूज में लिया जाता है, और साथ ही टेबलेट की जो कोटिंग्स होती है उसमें भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद आता है अकासिया, जिसको गम अराबिक भी बोलते हैं। इट इज ए नेचुरल गम यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट। ये एक नेचुरल गम होता है जिसे इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग दोनों फॉर्म में यूज में लिया जाता है। अकासिया एक प्राकृतिक गोंद है जो इमल्सिफायर और सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में उपयोग होती है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अकासिया दोनों फॉर्म में यूज में की जाती है और नेचुरल गम के फॉर्म में यूज होती है, जो कि इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट दोनों फॉर्म में यूज में ली जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड एक्सुडेट फ्रॉम अकासिया सिनेगल। तो अकासिया जो सिनेगल होता है उसके ड्राइड एक्सुडेट से हमें मिलता है। एक्सुडेट मतलब जो प्लांट से निकलता है लेटेक्स के फॉर्म में। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अरेबिनो गैलेक्टन पॉलीसेकेराइड्स विद प्रोटीन्स। तो अरेबिनो गैलेक्टल पॉलीसेकेराइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो स्टेबलाइजेशन इमल्सन्स, जो इमल्सन होता है उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। एक्ट एज डिमल्सेंट, और डिमल्सेंट के फॉर्म में एक्ट करते हैं, मतलब जो सूदिंग इफेक्ट होता है ना इनके अंदर वो प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है बॉडी के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं यूज इन इमल्शन, सिरप्स, लोजेंजेस, सस्पेंशन। इमल्शंस के फॉर्म में यूज में लिया जाता है ये, सिरप्स के अंदर भी यूज में लिए जाते हैं, लोजेंजेस में भी यूज में लिए जाते हैं और सस्पेंशन में भी यूज में लिए जाते हैं। लोजेंजेस मतलब जो सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं ना गले को, जब गले में खराश हो जाती है या फिर कोई भी इरिटेशन होती है तो थ्रोट के अंदर लोजेंजेस यूज में लिए जाते हैं क्योंकि वो सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में आता है ट्रेगाकान, जिसके अंदर इट इज ए गम यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एंड जेलिंग एजेंट। ये भी एक गम ही होता है जो सस्पेंडिंग और जेलिंग एजेंट की फॉर्म में यूज में लिया जाता है। ट्रेगाकान एक गोंद है जो सस्पेंडिंग और जेल बनाने में उपयोग होता है, मतलब सस्पेंडिंग एजेंट भी है और जेलिंग मतलब जो जेल यूज होता है, जेल फॉर्म होता है उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो एग्जिडेट फ्रॉम एस्ट्रागेलस स्पीसीज। तो एस्ट्रागेलस जो स्पीसीज होती है उनके एग्जिडेट से हमें ऑब्टेन होता है ट्रेगाकान। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ट्रेगाकांथिन और बेसोलिन इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो इंक्रीजेज विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं। प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सेडिमेंटेशन को बचाते हैं, यानी उन्हें एक जगह जमा नहीं होने देता है पार्टिकल्स को इमल्शन के अंदर। इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, और जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती है उनकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है, जेल्स के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है और इमल्शन के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है अगार। तो इट इज ए पॉलीसेकेराइड यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट। ये एक पॉलीसेकेराइड होता है जो जेलिंग एजेंट की फॉर्म में यूज में लिया जाता है, यानी जो जेल बनाते हैं। अगार एक पॉलीसेकेराइड है जो जेल बनाने में उपयोग होता है। तो अगार बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड ही है जो जेल के फॉर्मुलेशन में यूज में लिया जाता है, यानी जेलिंग एजेंट होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो रेड एल्गे होता है जिसमें गैलिडियम और ग्रासिलेरिया आता है, वो उससे हमें ऑब्टेन होता है अगार। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अगेरोस और अगेरोपेक्टिन के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में मेनली पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो फॉर्म्स फार्म जेल्स, जो रेगुलर कंसिस्टेंसी के जो जेल्स होते हैं उन्हें बनाने में यूज में लिया जाता है। एक्ट्स एज बल्क लेक्सेटिव, और ये लेक्सेटिव के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है।
जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ प्रोवाइड करवाता है हमें और प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करवाता है, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलर एक ही फॉर्म रखता है ड्रग्स की, चाहे से वो सस्पेंशन हो या फिर इमल्शन हो। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन जेलीज, सपोजिटरीज, माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया। तो जेलीज के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। जेलीज भी जेल लाइक ही होती है, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी जो टॉफी आती थी पहले, वो एक जेली टाइप की होती थी, तो वैसी फॉर्मुलेशन में इसे यूज में लिया जाता है। सपोजिटरीज के अंदर इसे यूज में लिया जाता है और माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है जिलेटिन, जिसके अंदर है इट इज ए प्रोटीन फार्मास्यूटिकल एड यूज फॉर कैप्सूल सेल्स एंड जेलिंग पर्पजेज। तो जिलेटिन एक प्रोटीन फार्मास्यूटिकल एड होता है, मतलब प्रोटीन का होता है ये, और जो कैप्सूल होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग लेयरिंग होती है वो जिलेटिन से ही बनाई जाती है, और जेलिंग पर्पसेस के लिए भी जिलेटिन को बेसिकली यूज में लिया जाता है। जेलेटिन एक प्रोटीन फार्मास्यूटिकल एड है जो कैप्सूल, खोल और जेल बनाने में उपयोग होता है। तो जेलेटिन एक बेसिकली, मैंने बताया वैसे, प्रोटीन का ही फार्मास्यूटिकल एड है जो कैप्सूल की जो शेल होती है, ऊपर की अपर कवरिंग होती है, वो बनाने में काम में लिया जाता है, और जेल के फॉर्मुलेशन में यानी जेल बनाने में उपयोग में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कोलेजन ऑब्टेन फ्रॉम बोन्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। तो जो स्किन होती है एनिमल्स की और जो बोन्स होते हैं उनसे जो कोलेजन होता है उससे हमें जेलेटिन मिलता है। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन। तो पॉलीपेप्टाइड्स, जो कोलेजन से हमें पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं, वो इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो ड्रग होती है उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, यानी जो एनवायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर हो गया उनसे प्रोवाइड करवाता है, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ड्रग को, डैमेज नहीं होने देते ड्रग्स को। मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट, और जो बुरा टेस्ट होता है, मतलब जैसे कड़वी होती है दवाई, उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जा सकता है ताकि टेस्ट को प्लेजेंट बनाया जा सके। एंश्योर एक्यूरेट डोजिंग, और ये एक्यूरेट डोजिंग को एंश्योर करने में मदद करता है, क्योंकि हम डोसेज फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं कि इस कैप्सूल के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डोजेज फॉर्म पैक की जाएगी। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। जो हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है, और स्टेबलाइजर के फॉर्म में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है मिसलेनियस क्रूड ड्रग्स। तो मिसलेनियस क्रूड ड्रग्स आर दोज नेचुरल ड्रग्स which do not belong strictly to a single pharmacological class but show diverse therapeutic activities such as cardiotonic, adaptogenic, astringent, immunomodulatory और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। इसका मतलब है कि जो मिसलेनियस क्रूड ड्रग्स होती है वो ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो कि एक फार्माकोलॉजिकल क्लास से बिलोंग नहीं करती है बेसिकली, लेकिन वो डाइवर्स थेरेपेटिक एक्टिविटीज शो करती है, जैसे कार्डियोटोनिक भी हो सकती है, एडेप्टोजेनिक भी हो सकती है, एस्ट्रिंजेंट और इम्यूनोमोड्यूलेटरी फॉर्म या एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी प्रोवाइड कर सकती है। मिसलेनियस प्रोडक्ट्स वे प्राकृतिक औषधि है जो किसी एक निश्चित औषधीय वर्ग में पूरी तरह शामिल नहीं होती। मतलब बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मिसलेनियस प्रोडक्ट्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो एक स्ट्रिक्टली एक सिंगल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से बिलोंग नहीं करती है, कोई एक फार्माकोलॉजिकल क्लास नहीं होती, वो मल्टीपल थेरेपेटिक एक्शंस भी शो कर सकती है। लेकिन इसमें इनमें विविध चिकित्सीय प्रभाव जैसे हृदयवर्धक, तनावरोधी, कसेला प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली आदि पाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि ये अलग अलग थेरेपेटिक एक्शंस भी शो करती है, उसी में से है कि ये कार्डियोटोनिक मतलब हृदयवर्धक भी हो सकती है, तनावरोधी भी हो सकती है, कसेला या प्रतिरक्षा बढ़ाने बढ़ाने वाली भी एक्शन शो कर सकते हैं ये। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्क्विल, जिसे अर्जीनिया या फिर ड्रीमिया भी बोलते हैं। तो इट इज अ कार्डियोटोनिक एंड एक्सपेक्टोरेंट क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम बल्ब्स। तो ये बल्ब से ऑब्टेन होती है और कार्डियोटोनिक और एक्सपेक्टोरेंट क्रूड ड्रग के फॉर्म में यूज में ली जाती है। इसके दो एक्शन होते हैं। स्क्विल एक हृदयवर्धक व कफ निरासक औषधि है जो बल्ब से प्राप्त होती है। मतलब कार्डियोटोनिक हृदयवर्धक जो हार्ट हेल्थ मेंटेन करती है, और एक्सपेक्टोरेंट जो कफ निरासक मतलब जो कफ निकालने में मदद करती है बॉडी से खांसी के दौरान। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड बल्ब्स ऑफ यूर्जीनिया मार्टिमिया या फिर ड्राइमिया मार्टिमिया भी बोलते हैं उसे। तो इससे हमें ये जो स्क्विल होती है वो ऑब्टेन होती है। और फैमिली की बात करें तो एस्पार्जेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर स्क्लेरिन और प्रोस्क्लेरिडीन केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो कार्डियोटोनिक होता है, जैसे डिजिटलिस होता है। एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है उसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है, जो कफ बाहर निकालता है बॉडी से। डायूरेटिक यानी जो यूरिन की एक्सक्रेट आउट को बढ़ा देता है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, मूत्रवर्धक जिसे बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन कार्डियोटोनिक प्रिपरेशंस में इसे यूज में लिया जाता है, और एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशंस में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है गेल्स, जिसे एलेपो गेल्स भी बोलते हैं। तो इट इज गेल्स आर एबनॉर्मल प्लांट ग्रोथ्स रिच इन टेनिन्स यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट्स। तो गेल्स एक एबनॉर्मल प्लांट ग्रोथ होती है जिसके अंदर टेनिन्स होते हैं मेनली मोर अमाउंट के अंदर, और इन्हें एस्ट्रिंजेंट के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। गेल्स पौधों की असामान्य वृद्धि है जिसमें टेनिन प्रचुर मात्रा में होता है।
जैसे मैंने बताया कि ये टेनिन से भरपूर होती है, इनके अंदर टेनिन्स पाए जाते हैं और एस्ट्रिंजेंट्स के फॉर्म में ये यूज में ली जाती है। इसके बाद में बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो गर्ल्स फ्रॉम क्यूरस इन्फेक्टोरिया, जो क्यूरस इन्फेक्टोरिया की गर्ल्स होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं उनसे हमें ऑब्टेन होती है। और फैमिली की बात करें तो फेगेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो गेलोटेनिन्स और गैलिक एसिड इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट होता है, ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी डायरियल के फॉर्म में से यूज में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन डायरिया, डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है, डायसेंट्री के अंदर यूज में लिया जाता है, और जो इंक प्रिपरेशन होती है उनके अंदर भी बेसिकली इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है अश्वगंधा, जिसके अंदर है इट इज एन एडेप्टोजेनिक क्रूड ड्रग यूज टू कॉम्बैट स्ट्रेस। तो ये एक एडेप्टोजेनिक क्रूड ड्रग होती है जो स्ट्रेस कम करने में काम में ली जाती है। अश्वगंधा एक तनावरोधी एडेप्टोजन औषधि है, मतलब जो तनाव स्ट्रेस को कम करती है, बेसिकली अश्वगंधा उसमें यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो रूट्स ऑफ विथानिया सोमनिफेरा, तो विथानिया सोमनिफेरा एक प्लांट है, उसकी जड़ों से हमें ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो सोलिनेशिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो विथेनोलॉइड्स और एल्कालॉइड्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करते हैं एडेप्टोजन, जो तनाव सहन क्षमता बढ़ाते हैं, यानी स्ट्रेस फ्री रहने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करता है। इम्यूनोमोड्यूलेटर जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी जो सूजन कम करते हैं। इन तीनों के फॉर्म में से यूज में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो टॉनिक्स के अंदर यूज में लिया जाता है, और एंटी स्ट्रेस फॉर्मुलेशन जो होती है, जो स्ट्रेस कम करने के लिए जो प्रिपरेशंस तैयार की जाती है, उनके फॉर्मुलेशन में भी इसी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है तुलसी, जिसे होली बेसिल भी बोलते हैं। तुलसी इज एन इम्यूनोमोड्यूलेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल क्रूड ड्रग। तो तुलसी एक इम्यूनोमोड्यूलेटरी और एंटी माइक्रोबियल क्रूड ड्रग है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है बॉडी की, और एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स के प्रति जो लड़ने की क्षमता होती है उसे बढ़ाता है। तो बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है बॉडी के। तुलसी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली व जीवाणुरोधी औषधि है। जैसे मैंने बताया कि इम्यूनोमोड्यूलेटरी होती है जो इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, और एंटी माइक्रोबियल होती है जो माइक्रोब्स को मारने में मदद करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं लीव्स ऑफ ओसिमम सैंक्टम, तो ओसिमम सैंक्टम जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों से हमें मिलती है। और फैमिली की बात करते हैं लिमेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं यूजिनोल, यूरोसोलिक एसिड और फ्लेवोनोइड्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करते हैं एंटीपायरेटिक होती है ये, और एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी शो करती है, और साथ ही रेस्पिरेटरी टॉनिक होती है, उसमें भी इसी यूज में ले जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज कफ सिरप्स में इसे यूज में लिया जाता है, टीज के अंदर इसे यूज में लिया जाता है, और हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भी इसे यूज में लिया जाता है। गूगल इज ए रेजिन यूज्ड एज हाइपोलिपिडेमिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, मतलब गूगल एक ऐसा रेजिन है जो हाइपोलिपिडेमिक मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करने में, और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं उसके फॉर्म में यूज में लिया जाता है। गूगल एक रेजिन है जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बेसिकली यूज में लिया जाता है इसे। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ओलियोरेजिन फ्रॉम कोमिफोरा मुकुल, तो कोमिफोरा मुकुल होता है उसके ओलियोरेजिन से हमें ऑब्टेन होता है, और फैमिली है इसकी बुरसेरेसी। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो गूगल स्टेरॉन्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो हाइपोलिपिडीमिक होती है जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं बॉडी में, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, और साथ ही कार्डियोटोनिक इफेक्ट भी हमें प्रोवाइड करवाता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बेसिकली अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ मेंटेन करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं यूज एंटी ओबेसिटी, जो मोटापा होता है उसके अंदर यूज में लिया जाता है मोटापा कम करने के लिए। और लिपिड लॉवरिंग ड्रग्स, जो लिपिड लॉवरिंग ड्रग्स के फॉर्मुलेशन होते हैं उसमें भी बेसिकली इसे यूज में लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 5 का पार्ट 7 और लास्ट पार्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, आपके डाउट वहां रख सकते हो आप। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट सारे क्लियर हो। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।